कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड संक्रमण हर दिन नई चुनौती लेकर आ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं और जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम कोविड से जुड़ी हर सावधानी का पालन हर हाल में करें। हल्के लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीज कैसे घर में इलाज करा सकते हैं और इसका इलाज घर पर संभव है। जी हां, लाखों लोग घर पर रहकर इसे मात देने में सफल हुए हैं। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे कैसे करें कोरोना का घर पर इलाज। कोरोना से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस भी खुल चुके हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं अभिषेक। Thank you, Jaya. So, what are the basic guidelines for the treatment of COVID-19? Who all need to go to the hospitals and who can be treated at home itself? Any change in guidelines after the rising cases of black fungus? All of that, and we'll try and solve all your queries in the next 1 hour in Dr. Speak. We'll discuss in detail how a COVID positive patient can be treated at home itself. So, expert panel of guests, they have joined us. We have do you want to introduce the guest here? Yeah, we have Professor Dr. G.C. Khilani, former Head Department of Pulmonary Medicine, AIIMS, Delhi. We have Dr. Rajinder K. Dhamija, HOD Neurology, LHMC. साथ ही हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर विभा मेहता, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन है। ये तीनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में चुनने के लिए। डॉक्टर मेहता, आपके साथ यहाँ पे शुरुआत करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि हजारों लाखों की तादाद में कोरोना के मरीज घर पर ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में शंका है, थोड़ा डर भी है जिस तरह की खबरें हम सुनते हैं। ऐसे में अगर सबसे पहले अगर आपके पास अगर कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई है या फिर आपको शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं तो सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? कोई भी माइल्ड सिम्टम अगर नजर आता है, सबसे पहला कदम ये है कि सेल्फ आइसोलेट हो जाइए। ऐसा नहीं करिए कि वेट करिए जी हम टेस्ट करा लेंगे, फिर रिपोर्ट आएगी नेगेटिव पॉजिटिव आने पे आइसोलेट होंगे। जो भी फर्स्ट सिम्टम है, चाहे वो मामूली सा कोल्ड हो, थोड़ी गले में खराश हो, माइल्ड फीवर, हाई फीवर हो, चाहे डायरिया हो, चाहे फटीग हो, वीकनेस हो, सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए। उसके बाद अपना डॉक्टर से सलाह लेके जो भी अपना टेस्ट कराने हैं वो करवाए जाएं, बट रिपोर्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है, आइसोलेट पहले होना। जी, डॉक्टर खिलानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर खिलानी, सेल्फ आइसोलेशन और घर पर इलाज, इससे जुड़े कई मिथ भी हैं और खास तौर पर जब आजकल इंटरनेट या इन तमाम चीज़ों पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि इन सब अफवाहों को दूर हटाते हुए अगर कोई कोरोना मरीज घर पर ठीक होना चाहता है, शुरुआती हल्के लक्षण हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? सेल्फ आइसोलेशन सबसे पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद के कदम क्या होंगे? देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ अफवाहें नहीं है, इसमें कुछ कहीं सच्चाई भी होती है, लेकिन उसको कभी इन्फ्लेट कर दिया जाता है, उससे भय का वातावरण हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये अगर लक्षण किसी को आ गए हैं तो सबसे पहले तो आइसोलेशन के बाद डायग्नोसिस कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि हर बुखार कोरोना तो नहीं होता, बाकी बुखार भी होते हैं, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए अब ICMR ने जो है वो रैपिड टेस्ट को भी अप्रूव कर दिया है। अगर RT-PCR की सुविधा नहीं है, उसमें डिले हो रही है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव भी आता है और अगर आपको बुखार है, गले में खराश है, शरीर में दर्द है, आपकी स्मेल चली गई है, टेस्ट चली गई है, तो फिर भी आप अपना आइसोलेशन बंद ना करें, क्योंकि ये आपके परिजनों के लिए और मित्रों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको डायग्नोस हो जाता है कि आपको कोरोना है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या आप उस ग्रुप में आते हैं जो कि रिस्क माने जाते हैं, लाइक जैसे उम्र 65 साल से बड़ी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की मरीज है, या आपका कैंसर का इलाज हो चुका है या हो रहा है, या आपको रिमेटोलॉजिकल डिजीज है, या किसी वजह से आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो ये अगर कुछ बातें हैं तो आपको ज्यादा सावधान रहना है, इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है, क्योंकि आपका उसमें सर्विलेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा ये कि हो सकता है आपको हॉस्पिटल एडमिशन की भी जरूरत पड़े। इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी ऑक्सीजन को नापना, क्योंकि हैप्पी हाइपोक्सिया जो कि ये सबको विदित है, ये जो नाम है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन पहले दिन कम नहीं होती,
अक्सर निमोनिया के जो लक्षण होते हैं वो 5वें दिन और 5वें दिन के बाद में आते हैं, जबकि आदमी को ज्यादा खांसी होती है, सांस फूलती है, छाती में तनाव होता है और उस समय ऑक्सीजन कम होती है। लेकिन कई बार जो मैंने बताया कि जो हाई रिस्क लोग होते हैं उन पे कई बार ये सिम्टम्स नहीं होते और ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो अपना एक ऑक्सीमीटर घर पे रखना और उसकी ठीक से उसको देखना दिन में 2-3 बार जरूरी है। अगर वो 94% से कम आता है तो आपको तुरंत बताना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कौन से लक्षणों में मरीज को अस्पताल में भर्ती होना चाहिए जी। अगर आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज 94 से कम है, या आपका शरीर नीला पड़ रहा है, या आपको ड्राउजीनेस हो रही है, आपको जो भी आपके जो परिजन है अगर उसका होश ठीक से नहीं है, या फिर उसको बहुत तेज सांस चल रही है तो, और या आपके जो ऑक्सीमीटर में हार्ट रेट 110-120 से ज्यादा चल रही है जबकि आपको बुखार भी नहीं है, तो ये सब लक्षण है कि आप इमीडिएटली सतर्क हो जाए, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है और उसमें इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन ये भी मानना है कि ये नहीं है कि कोरोना होते ही आप ऑक्सीजन लगाना शुरू कर दे, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन ये है कि अब समय कुछ बदल गया है, बीच में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी तो कुछ लोग ऑक्सीजन का भी घर पे इंतजाम करते थे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके पास घर में ऑक्सीजन है इसलिए कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि चलो ऑक्सीजन तो लग गई अब हम बिल्कुल यहाँ ठीक हो जाएंगे, वो सच नहीं है। आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही आगे का कदम उठाना है और दवाई लेनी है। और साथ में किसी भी सूरत में, मैं फिर से कहूंगा, किसी भी सूरत में अपने आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं लें। अगर किसी ने पड़ोसी ने बताया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले लो जल्दी ठीक हो जाओगे तो प्लीज उसको नहीं माने, डॉक्टर की सलाह से ले। धन्यवाद। Okay, and also Dr. Rajinder K. Dhameja is also with us, who is HOD Neurology, Lady Hardinge Medical College. Dr. Dhameja, first of all, medical fraternity is also getting used to the abundance of patients, COVID patients that they are getting. But what are the protocols being followed if someone is found COVID positive? Thank you for having me on the show, and it's always a pleasure to be on your show. Before I come to the protocols, let me tell you the current situation as of today for the COVID-19 in India. If you have seen in last couple of weeks, we have been now improving in numbers in terms of COVID, new cases of COVID every day. The situation is stabilizing and we need to consolidate these gains which we have achieved in last 2 weeks. So as of now, there are 7 states which are having more than 10,000 infections or new infections every day. And there are 6 states, those who are having between 5,000 to 10,000 new infections or new cases detected every day. However, there are still 6 states which are having mortality which is higher than the expected. And these are the Maharashtra, Tamil Nadu, etc. And Delhi also is one of them. So we have to focus on consolidating the gains which we have achieved in last 2 weeks or 3 weeks because of the lockdowns and restriction of the movements. So it is very, very important still to continue with the aggressive stay-at-home orders, which we are maintaining unless and until you have to have some urgency going out, whether it is medical emergency or something like that, only then you need to go out. Otherwise, please stay indoors and not to make crowds and part of the crowd. So obviously, as long as you are not required to go outside, please stay inside. And that is, inside means properly ventilated rooms and masking if somebody from outside is visiting your house. So these are the very, very important things to maintain that momentum which we have achieved in controlling the pandemic in our country. So coming to the protocols, this is absolutely right that there is a natural cycle of infection or natural history of the COVID-19 infection, and we need to be aware, the public needs to be aware of that process or the cycle in which the patient goes through from exposure to the recovery or hospitalization. So initially, if you are exposed to the virus in a significant close contact, obviously there is the incubation period, and then after that incubation period, usually 3 to 5 days, after 3 to 5 days, you get the clinical symptoms. At that point of time, you need to get tested, and testing is very, very important. Testing, in fact, is the window of our response to the pandemic. So now, with the approval of the rapid antigen test for the mass testing and the other high containment areas, it is very important to get yourself know that whether you are positive or negative. It's not only knowing the diagnosis, it is also very important
that human behavior changes once you know your positivity status or your infectivity status. If you know that you are positive, you are most likely to adhere to COVID appropriate behavior. So obviously it is very important to know that you are positive and you need to be very, very careful so that you are not infectious to your family, your close contacts, your members of the society, etc. So the second issue which I want to highlight is never self-medicate yourself. Okay. So there are a lot of theories now coming up with this black fungus coming up, the mucormycosis, whether it is indiscriminate use of steroids, early use of steroids, or longer duration of steroids, or self-medication with steroids, or with other antibiotics, or zinc. So all these things have been contributing to this parallel epidemic of mucormycosis in certain parts of the country. So we have to be very careful. We have to stop it here, and we have to be very educative to the people that do not take steroids until unless you are advised by your treating doctor. Okay. And that also, there is a timeline, there is a proper dosage, and there is a proper indication for the steroids. So obviously, this is very, very dangerous to self-medicate with steroids. Steroids are life-saving. It's not that steroids are always harmful. They are very, very important in the management of COVID-19 infection and the patients. But there has to be proper timing, there has to be proper dosage, and there has to be under medical supervision. So obviously, these things are very, very important. Do not unnecessarily overload yourself with medication, and try to monitor at home with your pulse oximetry, with your temperature, with your pulse, and with your blood pressure and respiratory rate. So these things are very, very important, and you need to be aware of the red flags which Dr. Khildani has already outlined, whether this is continuous fever, or it is oxygen saturation dropping to less than 94, or your respiratory rate is more than 24, or your parameters are not as per requirement. So obviously, if the fever is continuing, if the respiratory rate is rising, your pulse rate is rising, and your oxygen saturation is dropping. So these are the red flags which you should immediately contact your treating doctors and get medical attention. Okay, thank you. Everyone, डॉक्टर खिलानी, जिस तरह से आपने कहा कि जो विभिन्न लक्षण आपने बताया तब आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, लेकिन हर घर में ऑक्सीमीटर होना जरूरी नहीं है। क्या और भी कोई तरीके हो सकते हैं कि बिना ऑक्सीमीटर देखे हम ये पहचान पाएं कि इस पेशेंट को या मरीज को हॉस्पिटल की जरूरत है? साथ ही कुछ सवाल इस तरह से भी आ रहे हैं कि घर पे रहे और उसके बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और अब थोड़ी हालत गंभीर बनी हुई है, कहीं उनसे कुछ देर तो नहीं हो गई? क्या वो एक ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए जब आपको एकदम से लगना चाहिए कि नहीं, अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? एक आखिरी वक्त तक इंतजार करना कितना सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल आपने सही बोला कि आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगे तो मिसहैप भी होगा, और मिसहैप इन कोविड इज मोर्टेलिटी। अगर भारत की बात करें तो डेथ्स अभी भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये भी ठीक है कि गाँव में, कस्बों में सबके पास ऑक्सीमीटर नहीं हो नहीं सकता, और शायद होगा भी नहीं। इसलिए जानना जरूरी है कि कब आप सतर्क हो जाए। तो अगर तो आपका जो सांस है वो तेज तेज चल रही है, जिसको पसली चलना कहते हैं, बच्चों के संदर्भ में ये बोला जाता है कि बार बार सांस चल रही है, या आपकी जो पल्स रेट है अगर वो आप नाप सकते हैं, अगर वो 110-120 के ऊपर है जबकि आपको बुखार भी नहीं है, अगर आपको 2 कदम 4 कदम चलने पे भी सांस फूल रही है, या आपको लेटने में तकलीफ हो रही है, या बैठना पड़ रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके परिजन का बेहोशी सी आने लगी है, या फिर बहुत तेज 104-105 बुखार है जो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा है पैरासीटामोल और दवाइयों देने के बाद भी, तो ये सब लक्षण है कि जानने के लिए कि ये अब डिजीज जो है एक सीवियर उसमें जा रही है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की बात करें, रेस्पिरेटरी रेट को नापना थोड़ा जो नॉन मेडिकल लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये कहा जाता है अगर 24 से ज्यादा है तो उसको माइल्ड में मानते हैं, अगर 30 से ज्यादा है प्रति मिनट रेस्पिरेटरी रेट की रफ्तार, लेकिन वो पता चल जाता है कि आदमी की सांस झोंकने की तरह चल रही है, तेज तेज चल रही है। ये सब लक्षण है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जहां पॉसिबल हो एक ऑक्सीमीटर जो है वो इस हैप्पी हाइपोक्सिया जिसको हम कहते हैं, इसमें एक बहुत ही जरूरी इंस्ट्रूमेंट है जो होना चाहिए। तो जैसे ही अक्सर लोगों को जब होता है तो जरूर वो उसको ऑर्डर करते हैं या कहीं से रिक्वेस्ट करके ले लेते हैं, लेकिन ये सारे लक्षण है जिसको मद्देनजर देखते हुए इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरा, फिर से मैं बोलता हूँ, जिनके घर में ऑक्सीजन की सुविधा है और ऑक्सीजन लगा के ये ना सोचें कि अब इलाज हो गया। सिर्फ ऑक्सीजन इलाज नहीं होता, जांच भी इलाज होती है, उसका पूरा ड्रग ट्रीटमेंट भी इलाज होता है।
मॉनिटरिंग भी होती है। ऑक्सीजन जो घर पे जो हम यूज करते हैं सिर्फ थोड़े समय के लिए, वो आपका बचाव करने के लिए जरूरी है। और ऑक्सीजन तब भी जरूरी है जब अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कई मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसको हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं, उस सूरत में जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन को एक ढाल न समझे, उसको यही समझे कि थोड़े समय के लिए वो आपका बचाव कर सकता है। Right, Dr. Khilnani, we are getting a lot of questions on Facebook, also on social media handles, but we have a caller with us. Chandramani is calling us from Fatehpur. चंद्रमणि गुप्ता बोल रहे हैं सर। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर एक्चुअली बेटी का ऑपरेशन कराना है, उसके गाल ब्लेडर में पथरी है 15.5 mm की। हेलो जी, अपनी आवाज आपकी सही से नहीं आ रही, बोलिए। हेलो जी, अब बोलिए अपना सवाल। हाँ, एक्चुअली बेटी का गाल ब्लेडर में 15.5 mm की पथरी है, स्टोन जी, तो उसका हमको ऑपरेशन कराना है, तो डॉक्टर ने बोला है। तो अभी हमने वैक्सीन अभी 18 मई को लगवाई हमने। अच्छा, ओके। डॉक्टर विभा, आप इनके सवाल लेंगे। इनको ऑपरेशन कराना है अपने गॉल ब्लैडर का, लेकिन ये वैक्सीन लगवा चुके हैं, ऐसे में क्या ये ऑपरेशन करा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। फर्स्ट डोज लगी है कि सेकंड डोज लगी है? बट उसकी सेकंड डोज अभी लगी नहीं है, पहली डोज लगी है इनको। हाँ, पहली डोज 18 मई को लगी है। देखिए, अगर तो इमरजेंसी नहीं है, ज्यादा पेन में नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर सेकंड डोज के बाद ही लगवा लें। लेकिन अगर आपको अभी प्रॉब्लम है तो सर्जरी करवानी है, तो अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ हो जाए जब वैक्सीन लगे हुए, तो उसके बाद करवा लीजिए। इमरजेंसी हो तो भी 15 डेज 2 वीक्स का गैप अगर हो जाए तो वो बेटर है सर्जरी के लिए। जी, अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं चंद्रमणि जी, तो आप थोड़ा रुक जाइए और उसके 10 से 15 दिन कम से कम आप गैप देके फिर अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। And Dr. Vibha, also there's a related question. People who are COVID positive, some people, and they are isolated at home, some people show positive signs of recovery after 3-4 days, but again the body temperature rises all of a sudden. What does that mean? Yeah, if it is in the first 14-15 days of COVID and the temperature comes down to normal and suddenly it rises, there could be pneumonia setting or some inflammation, multiple inflammation in the body. Okay. So we have to check the blood markers, inflammation markers, and if they are raised, then according to the symptoms of the patient, like monitoring oxygen and blood pressure, respiratory rate, and temperature, then we advise the patient to get a CT scan done, and that is the time when we need some medication. So he has to be in touch with the doctor. But if it's a very low grade fever, like just between 99 and 100, then there is no need to panic, but still be in touch with your physician. जी, डॉक्टर धमीजा, एक सवाल यहाँ पर आया है, ये जानना चाहते हैं देवी प्रसाद साहा, इनकी उम्र 60 वर्ष की है, ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। इन्होंने कोविशील्ड की सेकेंड डोज ले ली है, लेकिन फिर भी इनके मन में शंका है। डॉक्टर धमीजा। धन्यवाद। ये कोविशील्ड वैक्सीन हो या कोवैक्सीन हो, दोनों ही वैक्सीन बड़ी सेफ हैं और टेस्टेड हैं, और इनके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। इनफैक्ट मैं जो कमेटी है, जो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी है फॉर कोविड-19 वैक्सीन, उसका मेंबर हूं, और हमारी पीरियोडिक मीटिंग्स होती हैं और हम सबकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उनकी जांच करते हैं। सो अभी तक ऐसी कोई भी मेजर मिसहैप वाली या मेजर रिएक्शन वाली या मेजर साइड इफेक्ट वाली कोई भी केस हमारे पास नहीं रिपोर्ट किया गया है। जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स किसी भी वैक्सीन के साथ होते हैं, वही साइड इफेक्ट इन वैक्सीन के साथ हो सकते हैं। मसलन कि इंजेक्शन की साइड पे 1-2 दिन पेन रहना या रेडनेस होना या मामूली बुखार होना, जिसके लिए हम पैरासीटामोल टैबलेट बताते हैं। इसके अलावा और कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो समय है हमारा, जब हमारी वैक्सीन है हमारे पास और इन्फेक्शंस जो हैं बहुत कम हो रही हैं, जैसे अब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, चाहे दिल्ली में हो या दूसरे स्टेट्स में हो, जैसे मैंने नंबर्स भी बताया, तो ये एक बहुत उपयुक्त समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करके वैक्सीन लगवाएं। ये जो टाइम विंडो है हमारे पास जिसमें लो इन्फेक्शंस हैं और वैक्सीन अवेलेबल है, सो ये एक हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है कि इस समय का हम उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं, ताकि अगर कोई पॉसिबिलिटी थर्ड वेव की है तो उसको खत्म किया जा सके या उसको माइल्ड किया जा सके। सो मैं ये आपके माध्यम से सभी लोगों को आग्रह करता हूं कि आपका नंबर जैसे ही आपकी मौका मिले आपको
वैक्सीन लगवाने का, वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन सारी दुनिया में लग रही है, कहीं पे भी इन दोनों वैक्सीन के प्रति कोई भी ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं आया है और ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं। और अब तो कितने करोड़ों लोगों को भारत में ही लग चुकी हैं, सभी डॉक्टर्स ने भी लगवाई है, तो आपको इसी समझ लेना चाहिए कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है इस समय पर जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं। Right, and Dr. Khilnani, staying to the vaccination question, we get a lot of questions. We are flooded with questions on vaccination every day. Do you want to clear it? I mean, what is the right time to go for the vaccination if someone is found COVID positive after recovering? What is the right time to take the first dose? People who are on blood thinners, can they go for the vaccination? We get a lot of questions related to diabetes also. Should they go for the diabetes check before going for the first dose of the vaccination? Do you want to clear the points? Need some time, Alex. So first I'll answer the second part first. There are no absolute contraindications to COVID vaccination, except that the fact that in India it is still not approved for children, it is still not approved for pregnant women, it is not approved for nursing mother. Besides that, anybody who has got a coagulation, congenital coagulation abnormality like hemophilia, where the bleeding risk is very high, they have to be a little extra cautious, and those who are on anticoagulant. Now, blood thinners and anticoagulation is not same. Besides that, diabetes, blood pressure, heart disease, post-bypass surgery, cancer operation, all those cancer chemotherapy, these are not contraindication for vaccination. However, those patients who are on corticosteroids for a short period of time, for any reason, they can wait for corticosteroid to stop. This is not a contraindication, but the efficacy of vaccine will go down if the person is on corticosteroid, because corticosteroid suppress our immunity, so the response to the vaccination will be lower. So that's the answer to your second part. The first part is that this is very common, that people are getting infection and then they are asking when can they vaccinate a person. For a person who has never been vaccinated, that is his first vaccination, and if he has had COVID infection, and I want to tell you through you that COVID infection gives a very high level of immunity against the second infection. Second infection so far are extremely rare, especially in the next 6 months. So there is no hurry to rush for the vaccine. That is one. And also there is no need for any antibody testing for that matter. But if you are very keen to get vaccination, if you are in a profession where you must be doubly sure that you are immune, then you have to, after the recovery, you have to wait for at least 1 month before you go for the vaccination. Also keep a space of 2 weeks if you are getting vaccine for influenza or pneumonia. So therefore, summarizing it, that you can wait for a period of 3 months if you wish so after the COVID infection. But if you want to get vaccinated, never get vaccinated within a month. Now another question which is very frequently comes and which is very common these days, that person has received first dose of vaccination, his second dose of vaccination is due, but he gets a corona infection in between. There's nothing to worry about that. After you recover from the infection, wait for at least 1 month before you get a booster dose. I want to tell you, even in the case of Covaxin, if the second dose is delayed by 2 months, the level of immunity attained by second dose will be, if at all, will be higher than what you get at 4 weeks. So one should not get worried कि मेरा vaccination का अब क्या होगा? Will my first dose go waste? No, it will not go waste. In fact, it will be enhanced. Thank you. But Dr. Khilnani, some people will ask that why difference in duration of both the doses of different vaccines. Covaxin is only a month and 14 to 16 weeks for Covishield. It's a very good question that you have asked, and this is a very frequently asked question. So when the Covaxin phase 3 trial was conducted, the gap between the first and second dose was 3 to 4 weeks. And it was seen that the immunogenicity, that means the antibody production, was 91 to 98%, and the efficacy was tune of the 81%. However, when the Covishield vaccine was tried in phase 3 trial, it was seen that when the
difference between the duration of difference between the two dosages was 4 weeks, the efficacy was 61%. However, when the gap was increased to 8 to 12 weeks, the efficacy increased to 80 to 90%. So therefore, it is scientifically proven that Covishield vaccine, when given after 6 to 8 weeks from the first dose, gives a higher rate of efficacy as compared to when you give it of the 4 weeks. This is the whole idea of delaying, and these data came little later. They were not present when the vaccine program started. That is why the government of India have taken an apt action of delaying the second dose of Covishield vaccine, because the immunogenicity and the rate of protection and the efficacy is much higher when you delay the second dose. Okay. जी बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं? साथ ही साथ एक सवाल भी यहाँ पे ले लेते हैं। सादिया अलीम पूछना चाहती हैं कि चेस्ट एक्सरे से क्या कोविड डिटेक्ट हो सकता है? Let me add to what Dr. Khilnani was saying about the Covaxin and the Covishield and difference in the interval between these two vaccines. Yeah. So, for the layman, the vaccines are of different platforms. Like Covaxin is a killed virus vaccine, the killed virion vaccine. So obviously there is a different platform for Covaxin and different platform for Covishield, which is a viral vector vaccine, and different platform for other vaccines available across the world, like mRNA vaccine, messenger RNA vaccine, and the other vaccine. So the trials have been done according to the platforms. So phase 3 trial, the clinical trial for the Covaxin, in that trial the dosage schedule was 0 and 4 weeks. Covishield was 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks, and messenger RNA like Pfizer is 3 weeks. So obviously all these, it all depends on which vaccine, where the phase 3 trial was done and what was the outcome of that trial. So in that outcome also, the Covishield, the maximum efficacy or immunogenicity was seen at 12 weeks, which was 81% versus 60% at 6 weeks to 8 weeks. And the Covaxin again 4 weeks was the maximum, and messenger RNA vaccine Pfizer and Moderna, there was a 3 to 4 weeks maximum. In case of Pfizer it is 3 weeks and in Moderna it is 4 weeks. So obviously the intervals have been fixed according to the trials and the approval by the regulators across the world. So that is why the Covaxin is 4 weeks, 2 doses apart, and the Covishield is now 12 to 16 weeks. I would just add to like to add one thing more, that as for the Government of India guidelines now, the second dose after the first dose and the COVID infection, or the first dose after COVID infection. For example, somebody has a COVID infection, corona infection, and for that individual, the Government of India guidelines says 3 months. You have to wait for the 3 months now. Similarly, for lactating mothers now, there is no bar, and in fact, it is encouraged for the lactating mothers to have the vaccination. It might protect the baby also. So there are so many ways of, even if the mother is COVID positive and that patient wants, that mother wants to breastfeed her baby, it is still allowed, taking all the precautions. It is roaming and kangaroo mother care. So there are so many ways to give that breastfeed to the baby, which is very, very important in first few days with the colostrum, with the maximum number of protection. So the lactating mothers can have the vaccination, and that vaccination might be protective in babies also. So these are the updated guidelines from the Government of India regarding the interval after COVID infection for the vaccination and the lactating mothers. Now the question was from one of the viewers. What was that question? Can you repeat the question? क्या हम एक्सरे से, चेस्ट एक्सरे से कोविड डिटेक्ट कर सकते हैं? So in the diagnostic protocol, once you have a significant exposure, that is a temporal profile, and then you have the symptoms, then you go for the testing, whether RT-PCR or rapid antigen. These are the standard tests, and in case you have further complications or deterioration, then only imaging comes. So for the diagnostic purpose, still the RT-PCR and rapid antigen tests are the most important and most crucial tests for the diagnosis. Okay, so both the tests are mandatory if you want to confirm the COVID positive or not. So we have a caller with us. Rajendra is calling us from Chhattisgarh. जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल. जी सर, हम लोग अभी 15 दिन पहले कोविड पॉजिटिव थे सर, तो लड़का RT-PCR टेस्ट करवाया था, उसका नेगेटिव था, पर ये दिन को दौड़ धूप में ना तो लगा कि थका हारा था, तो थकावट के कारण इसको कमजोरी महसूस हो रही थी, तो इसको भी अपन लोग 5 दिन का मेडिसिन दे दिए थे.
सर तो इसको वैक्सीनेशन अब कब करवाते हैं सर? ये 24 साल का लड़का है आपने टेस्ट कराया? जी। हम लोग तो अब नेगेटिव हो गए सर। अच्छा मैडम जी जी। डॉक्टर लड़का जो है ना 24 साल का, तो उसको हम लोग डर के मारे, उसको चूंकि नेगेटिव था उसके बाद भी हम लोग उसको मेडिसिन खिला दिए थे। तो उसका वैक्सीनेशन करवाएं कि ना करवाएं? 24 साल का लड़का है। डॉक्टर खिलनानी, उनका 24 साल का लड़का है और वो नेगेटिव टेस्ट है, ये क्या ये सही है? मैं समझाऊं? जी जी नेगेटिव टेस्ट आया है और 7 दिन का कह रहे हैं दवाई दे दी थी उनको और अब ठीक महसूस कर रहे हैं। हाँ, एक तो ये मैं बताना चाहूंगा कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर जैसे दिल्ली की बात करें और 15 दिन पहले जो हालात थे दिल्ली में, अगर परिवार में 7 मेंबर हैं और 3 पॉजिटिव हैं और बाकियों में सिमिलर लक्षण है बुखार वगैरह के, चाहे वो नेगेटिव भी आते हैं, अगर दूसरा कोई बुखार का कारण नहीं है तो ये मानना चाहिए कि ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि RT-PCR का टेस्ट की जो सेंसिटिविटी होती है वो 70% करीब होती है। इसका मतलब कि 10 में से 7 में 10 को कोरोना है तो 7 ही पॉजिटिव आएंगे, 3 फॉल्स नेगेटिव आते हैं, इसलिए ये उसको मानना चाहिए। तो इसलिए उनको अगर कोई कमजोरी है तो ये इसकी एक प्रोबेबिलिटी ये है कि इनको कोरोना था और कोरोना के बाद में जो है ना बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसमें कमजोरी सबसे ज्यादा, जिसको अंग्रेजी में फटीग कहते हैं, लो ऑन एनर्जी, वो होते हैं। वो उनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन शायद मैं नहीं समझ पाया हूँ। अगर आप वो ये चाहते हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं या अभी रुक जाएं थोड़ा? हाँ, वैक्सीन जरूर लगाएं, जैसा कि मैंने कहा कि जो कम से कम 1 महीना इंतजार करें, हो सकता है उनको कोरोना ही हुआ हो। वैसे ये भी एक रिकमेंडेशन होती है, जब कोई भी किसी भी तरह का कोई बुखार हो तो या कोई बीमारी हो, अक्यूट इलनेस हो, तो उस समय कोई भी वैक्सीन, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो, चाहे फ्लू वैक्सीन हो, चाहे निमोनिया वैक्सीन हो, उसको लगाने के बीच में इंतजार करना चाहिए। मेरी उनसे पर्सनल सलाह ये रहेगी कि थोड़ा 1 महीने तक वेट करके फिर वैक्सीन लगवाएं। Okay, we are getting a lot of questions on social media also. Dr. Vibha, if you can answer this. Amit Kumar is asking that what is the meaning of granulomas in lungs in post-COVID? See, in COVID, there is, if the patient has COVID pneumonia, it is not that classical pneumonia, जो पहले bronchopneumonia होता था. It's due to the clots. And in post-COVID phase also granulomas have been seen. And there has been fibrosis in the lungs if the lungs have been involved. And Dr. Khilnani will throw better light on this. Yeah, Dr. Khilnani, you want to add? नहीं, देखिए ये जो ग्रेनुलोमा जो है ना, वो एक बायोप्सी का डायग्नोसिस है। एक तो कोविड के केसेस में हम लोग जहां तक हो सकता है बायोप्सी नहीं करते। अगर भारत देश में किसी को लंग बायोप्सी में ग्रेनुलोमा मिले तो उसके 2 कारण सबसे मुख्य होते हैं। एक होता है ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा होता है सार्काइडोसिस। कोविड निमोनिया में ग्रेनुलोमा अक्सर नहीं पाया जाता है, इसलिए अगर इनको ग्रेनुलोमा मिले हैं तो उनको फर्दर उसकी जांच करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और उसमें टीबी और सार्काइडोसिस और कई कारण हैं रूल आउट होने चाहिए। लेकिन कई फंगल इन्फेक्शन होते हैं, आजकल वो ब्लैक फंगस की बहुत बात चल रही है, म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, उसमें ग्रेनुलोमा नहीं होता। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे कई तरह के फंगस होते हैं जिसमें ग्रेनुलोमा पाया जाता है। तो ये बहुत इंट्रिकेट चीज है। और हालांकि ब्लैक फंगस एक वो बहुत ही कैची वर्ड बन चुका है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोविड में मनुष्य की इम्यूनिटी कम हो जाती है, टी सेल इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से वो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, हर तरह के दूसरे वायरल इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, उसमें ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शंस भी होते हैं। लेकिन ग्रेनुलोमा जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता कोविड निमोनिया का। ओके, ग्रेनुलोमा कैरेक्टरिस्टिक होता है टीबी का और सार्काइडोसिस का। तो इनको अगर ग्रेनुलोमा मिले हैं तो इनको किसी लंग डिजीज के स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी पूरी जांच करानी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इनको कोई और बीमारी है। Thank you. Okay, thank you, Dr. Khilnani, for answering this question. There is one more question, Dr. Vibha, if you can answer this. He's asking, my son was suffering from bone TB 5 years back, and after taking 1 year medicine, he was cured, and now he is 32 years old. His question is whether he can take COVID vaccine. Yes, definitely. He can take COVID vaccine. There is no contraindication. Okay, right.
And also, Dr. Khilnani, there is one more question. Early testing is the key. We talk about testing, tracking and treatment. Some people believe that if you go for the test in initial days, this might not give correct result. It might not be give COVID positive result. You want to clear this point? I mean, is it just a myth? Sure, it's absolutely a myth. Okay. जो टेस्ट पॉजिटिविटी होती है वो सिम्टम शुरू होने से 2.5 दिन पहले से, मतलब प्री सिम्टोमेटिक स्टेज से लेके पहले 5 दिन पॉजिटिव होता है, उसके बाद पॉजिटिविटी कम होती जाती है, लेकिन पहले 3 दिन जो है वो वायरस लोड सबसे ज्यादा होता है और उसमें पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए ये बिल्कुल गलत धारणा है कि जो शुरू में टेस्ट कराना है वो नहीं कराना चाहिए। जो शुरू में जो टेस्ट हम नहीं कराने के लिए बोलते हैं वो है एक्सरे और सीटी स्कैन। कई लोग जो ये करते हैं कि जैसे ही कोरोना का डायग्नोज हुआ और फट से, क्योंकि वो 5-7 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं, सीधा चले जाते हैं सीटी स्कैन की लैब में और एक सीटी स्कैन कराते हैं। वो हमें मिसगाइड करता है, क्योंकि जब बाद में उनको तकलीफ होती है, खांसी और सांस की तकलीफ, तो वो कहते हैं अरे मेरा सीटी तो बिल्कुल ठीक था। वो इसलिए कि जो निमोनिया और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो अमूमन 5वें दिन के बाद शुरू होती हैं। इसलिए इनिशियल 3 डेज और इनिशियल 5 डेज में RT-PCR या रैपिड एंटीजन की पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। बाद में रोल होता है कि आप अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो सीटी स्कैन वगैरह कर सकते हैं। 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज IgG आ जाती है, उसके बाद वो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव होता है। ये टाइमलाइन होती है लेबोरेटरी टेस्ट। धन्यवाद जी। डॉक्टर धमीजा, ब्लैक फंगस को लेकर भी कई सवाल हैं। यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं। साथ ही मोहित दलाल ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त ये भी खबरें चल रही हैं कि मास्क पहनने से भी आप ज्यादा प्रोन हो सकते हो ब्लैक फंगस को लेकर, कितना सही है ये? देखिए, इस समय पर ब्लैक फंगस का भी बहुत जो है केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और उसका मुख्य का कारण यही है कि कुछ एक तो कोविड की वजह से भी ब्लड शुगर में बढ़ोतरी होती है, ब्लड शुगर बढ़ता है कोविड इन्फेक्शन की वजह से, और पर्टिकुलरली जो वो लोग जो ऑलरेडी डायबिटिक्स हैं और फिर तीसरा उनको स्टीरॉइड्स मिले हैं और इनडिस्क्रिमिनेट स्टीरॉइड्स हैं या ज्यादा मिले हैं, ज्यादा ड्यूरेशन में मिले हैं, तो ये सब लोग जो है इसके रिस्क पे हैं और इम्यूनिटी इनकी जैसे कमजोर हुई, चाहे वो डायबिटीज की वजह से, चाहे वो कोविड की वजह से, चाहे वो स्टीरॉइड्स की वजह से, तो उसमें जो नॉर्मल हमारे जो मोल्ड हैं फंगस जो एनवायरनमेंट में है या जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए हम लगाते हैं उससे, तो ये लोग बहुत रिस्क पे हैं और इन्हीं से ज्यादा जो है जो नॉर्मल फंगस एनवायरनमेंट में वो भी पैथोजन बन जाती है या शरीर जो है उसको नहीं पहचान सकता और उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, तो वो फंगस इन्वेजिव साइनोसाइटिस से लेके ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस और ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है, और जैसे डॉक्टर खिलनानी बता रहे थे कि लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहचान में आना। पहले तो ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, अगर डायबिटिक नहीं भी हैं तब भी आप अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो ब्लड शुगर को मॉनिटर करें और उसको कंट्रोल में करें। और तीसरी बात यह है कि ऑक्सीजन अगर आपको चल रही है तो वो जो पानी है टैप वाटर उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उसके लिए भी एक हिदायतें हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाकर ही अपना ट्रीटमेंट कराएं, घर पर अपना ट्रीटमेंट मत कराएं। जहां तक आपने पूछा कि इसके लक्षण क्या है, शुरुआती लक्षण क्या है म्यूकरमाइकोसिस के, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये शुरुआत करते हैं हम साइनसिस से। तो जो नाक में क्रस्ट है या नाक ब्लॉकेज है या नाक में पेन है या आपको आंख के मूवमेंट में आंख में पेन है या सिर में दर्द है या देखने में दिक्कत है या आपको थोड़ी थोड़ी गफलत हो रही है, तो ये सारे शुरुआती लक्षण हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस कहाँ से शुरू होती है। अगर ऑर्बिटल है तो आंख में स्वेलिंग, रेडनेस, ब्लैकनेस ये हो सकती है। अगर आपको साइनसाइटिस ही है सिर्फ तो नाक में सफीपन, नाक में डिस्चार्ज, ब्लैक क्रस्ट ये सब हो सकते हैं। और अगर ये भी और भी इन्वेजिव हुई, ब्रेन के अंदर चली गई, तो फिर आपको जो ब्रेन के लक्षण है, चाहे वो सीजर्स हैं, चाहे वो हेडेक है, चाहे वो गफलत में या अल्टर्ड सेंसोरियम है, ये सब हो सकते हैं। और लंग में है तो फिर आपकी खांसी, इंट्रैक्टेबल जो है कफ, ब्रेथलेसनेस और ये सब निमोनिया वाले लक्षण जो है फंगल निमोनिया के जो लक्षण है वो आ सकते हैं। And Dr. Dhamija, is it contagious also? Maybe transfer from one person to another? No, mucormycosis is not contagious. Okay. Or the other issue which came up in the last question was whether the use of mask can spread the mucormycosis. Normally, masks are absolutely safe. Masks cannot cause you to have a mucormycosis unless you are using the same mask for 3 weeks without washing it and without cleaning it. So obviously,
we need to change the mask every day, and preferably the surgical mask, cloth mask should not be worn more than for 6 hours. So obviously mask cannot spread mucormycosis. This is a myth. And Dr. Khilnani, role of mask is very, very important. It is advised now to wear a double mask also. You can wear a disposable mask, then over that you can wear a N95 mask also. Do you want to explain, you want to give an elaborated answer that what protocol, what steps should we follow and what kind of mask should we wear? 15 months back, we were focusing on social distancing, we were focusing on formite, which still holds true. But that time it was thought that the main mode of transmission for virus is the droplet infection. That means the person throws droplets, and being a heavy virus, it does not travel more than 2 yards or maybe 1 yard. But soon it was realized, and WHO also came out with the statement that airborne transmission is the reality. And now we know that airborne transmission is there, and that is why there is a rampant increase in the surge of cases that we saw this time in India, which caused havoc. So since the infection is not airborne, which is in the form of microparticles, which are actually 2.5 to 10 micrograms. Now these are the particles which can travel in the air and go through the nose and mouth while you breathe. So therefore it is very important that no air should pass through from the side of the mask. Okay. If you are wearing your mask lightly and there is a gap between your skin and the edge of the mask, then it loses its value because the unfiltered air would go into your system. And when you have two masks, that it gives a double protection. The inner mask is a more flexible mask as compared to N95 mask. It snugly fits into your nose, and it is very important to tie your mask right here and tie below the chin and tie it properly so that no air. Suppose you are wearing spectacles like I do. If my spectacles become foggy while breathing, that means my mask is not properly tied, the air is leaking. Okay. So therefore, if you are using two masks, one is a cloth mask, one is an N95 mask, first you have to tie the inner mask, that is a cloth mask, tie it properly, then put the N95 mask, and then so many masks have a mechanism of tightening it from behind or tying it from behind. After that, if you climb a 1 flight of stairs or 2 flight of stairs, even if you are a most healthy person, you will feel breathless. You will feel claustrophobic. Another test which I would suggest, that if you are wearing a mask and only you are wearing N95 mask and you are walking or you are breathing, the mask will move back and forth. Yeah. And if that movement is not occurring, that means there is some leak. And this is from the practical experience that I am telling you. Okay. So, summarizing it, that airborne transmission is a reality. You should wear a mask whenever you are in an air-conditioned environment, and even if you are maintaining a social distancing of 2 yards or whatever. Even if the person has come to your office and have gone back, if he has thrown virus in your office, they are likely to be there for 3 to 16 hours. If you go to washroom, if you think that you are alone in your washroom, you lock the door. If the previous person was contagious, he has kept virus in that room, that will be there for 3 to 16 hours. So therefore, don't consider any place safe for you. Wear a double mask or N95 mask. Do not pull it down while talking or speaking. Do not think that you are alone by yourself. You may not wear mask. Presently, the prevalence of COVID is very high in the country. Maybe the Delhi has come down a little bit. But I would say that consider airborne transmission. Consider that the virus remains alive in the air for 3 to 16 hours. Therefore, you should wear mask all the time. And also not to touch the front part of the mask also. Yeah. डॉक्टर धमीजा, यहाँ पर किशन सिंघल ये सवाल पूछना चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ सावधानी के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जब तीसरी लहर में ये कहा जा रहा है कि बच्चों पर इसका खासा असर हो सकता है। ऐसे में बच्चों को किस तरह से इससे बचाया जाए,
क्योंकि जब खासकर जब छोटे बच्चे हैं तो वो मास्क नहीं पहनते हैं या उनको रोकना संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे एडहियर करना मुश्किल है, लेकिन सावधानियां वही हैं। उनको भी यही सिखाना है कि आपने मास्क पहनना है। अगर लगातार नहीं पहन सकते हैं तो उनको कोशिश करिए कि 4 से 6 घंटे तक अगर बाहर निकले हैं तो मास्क पहने। बाहर नहीं निकले हैं तो अच्छा है, घर में ही रहें और घर में रहें। अगर दूसरे व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो अलग बात है। अदरवाइज जहां पे भी उनको रिस्क है वहां पे उनको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और बार बार हैंड सैनिटाइजेशन और रेस्पिरेटरी हाइजीन पे ध्यान देना है। बाहर नहीं जाना है अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो। सावधानियां यही हैं। बच्चों में ये देखा गया है कि ज्यादातर इन्फेक्शन माइल्ड रहती हैं, लेकिन आने वाले म्यूटेंट स्ट्रेन्स में क्या होगा ये वक्त बताएगा। हो सकता है कि उनमें भी सीवियर इन्फेक्शन हों और अभी भी कुछ बच्चों में सीवियर MIR स्किन जो कॉम्प्लिकेशन है वो होती है, मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो हम जिनको बोलते हैं। सो बच्चों का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है और खासकर वो बच्चे जो बाहर खेलने जाते हैं या बाहर जाते हैं और फिर वापस आके अगर इन्फेक्शन लेके आए हैं तो बड़ों को भी वो जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो बोथ वेज दे कैन देमसेल्फ बी इन्फेक्टेड एंड अपने बड़ों को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों को भी सावधानियां सिखाएं और कोशिश करें कि उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उस पर एडहियर करने के लिए प्रेरित करें। Right, we have one more question on Facebook. Mr. Ashok Sharma is asking whether breathing exercises like Bhastrika, Kapalbhati and Anulom Vilom are fully effective if done in closed door AC room where no other person is sitting. He is 66-year-old. Dr. Vibha, if you can answer this. Yes, pranayam can be done and it is very good, but it should preferably be done in a well ventilated room. Okay. Even if your AC is on, if you open your door and window, that would be better. थोड़ा वेंटिलेशन हो उस रूम में ही करें, वो बेहतर रहेगा। कोई भी आप प्राणायाम करते हैं जी, थोड़ी देर के लिए घर में अकेले हैं तो कर लिया AC रूम में, इट्स ओके, बट उसमें भी अगर डोर विंडो खुला रख लें तो वो बेटर होगा। जी, ये काफी फायदा करते हैं हमें कोविड में। जो लोग ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनकी लंग कैपेसिटी अच्छी होती है एंड उनका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। तो ये अपना डेली रूटीन में अगर प्राणायाम करते रहेंगे तो ये बेटर रहेगा। जी, सुनील कुमार का सवाल आया है कि वो कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं लेकिन उनके लंग से ब्लड आता है और डॉक्टर उन्हें पहले टीबी था लेकिन अब नहीं है और इस डिजीज का नाम उन्हें बताया गया है पोस्ट टीबी सीक्वल। ये डॉक्टर खिलानी से पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो बीमारी है क्या एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, क्या इन्हें करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये प्राइमरीली लंग को अफेक्ट करता है, हमें पता है। लेकिन कोई भी जब निमोनिया होता है, टीबी भी एक तरह का निमोनिया ही मानना चाहिए, जिसके जो सीक्वल जो कहते हैं उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। और फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि जैसे हमें चोट लगती है तो उसके बाद एक निशान बन जाता है, तो वो एरिया नॉन फंक्शनल हो जाता है और साथ में उसमें एक्सरे और CT स्कैन में निशान आता है। और उसके साथ साथ एक बीमारी होती है ब्रोंकिएक्टेसिस, जिसमें कि जो हमारी सांस की ट्यूब्स होती हैं उनकी क्षमता कम हो जाती है कि बलगम को वो बाहर फेंके। और उसका कई लक्षण होते हैं, उसमें खांसी होती है, बलगम हरा पीला आता है, बार बार एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक सिम्टम जो होता है वो होता है हेमोप्टेसिस, मतलब खांसी के जरिए खून आना। तो ये बहुत एक डरावना लक्षण है, क्योंकि जैसे खून आता है, हमने पिक्चरों में देखा है कि आदमी मरने से पहले उसको मुंह से खून आ जाता है। ये नहीं समझना चाहिए। जिसको टीबी है, टीबी लंग की हुई है और उसको अगर खून आता है मुंह से और उसको कोई बुखार नहीं है और उसका कोई वजन कम नहीं हो रहा है, तो ये टीबी के जो सीक्वल जो कह रहे हैं उसकी वजह से उसको खांसी में खून आ रहा है। और वो ये भी होता है कि जब भी उसको कोई इन्फेक्शन होगा, चाहे वो कोरोना इन्फेक्शन हो या इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो उस समय ये उसकी संभावना होगी कि उसको खांसी में खून आ जाएगा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि इनका कोरोना बहुत सीवियर है। इसका यही अर्थ है कि इनको प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज है, इनको एक फेफड़े की एक बीमारी है, टीबी हील हो चुकी है, ये मानना चाहिए। लेकिन वो जो उसके जो सीक्वल है उसमें उनके जो लंग है वो थोड़ा सा कमजोर है, वो नुक्स है उसमें। तो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो वो ट्रिगर हो जाता है और उसकी वजह से खून भी हो सकता है, खून भी आ सकता है और हरा पीला बलगम भी आ सकता है। तो अपने डॉक्टर को बताएं, वो उनका सलाह देंगे।
लेकिन ये मेरी सलाह है आपसे, क्योंकि आपने पूछा है टेलीविजन पे, तो जिन दिनों आपको खून आता है उन दिनों आप विश्राम करें, उछल कूद मत करें, क्योंकि इन चीजों से खून ज्यादा आएगा। और खांसी को रोकने के लिए उन दिनों स्टीम भी नहीं लेना चाहिए, खांसी ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खांसी के जिसको हम कफ सप्रेसेंट कहते हैं, ज्यादातर कोडीन बेस्ड होते हैं, वो लेके आप विश्राम करें और डॉक्टर की सलाह और डरे नहीं। Okay, we'll quickly take more questions. Dr. Dhameja, if you can answer this. He's asking, my wife got a severe body pain on 2nd May and also felt a throat infection and headache after some days, and our whole family, including our 2 children and who is 15-year-old and second is 10-year-old, they're involved in the same. We isolated ourselves at home and we consulted a local doctor also. He prescribed us erythromycin and paracetamol, and we are okay now, but after some days we lost our senses, taste and smell. Now it is about 20 days. We have regained a little bit of taste and smell and feeling better, but extreme fatigue and tiredness. Please tell us, was it COVID, and should we go for the vaccine now or should we wait? They have described they are typical of COVID-19 with lethargy, headache, loss of smell and loss of taste, and extreme tiredness and fever also. And then cluster of people are living in the same house, or the number of people living in the same house having similar symptoms. So they're all suggestive of COVID-19 infection, and they are most likely to be COVID-19. I don't know why they did not get tested instead of getting medicines from the local doctor, but they should have got tested. Anyway, now since they have recovered from this illness, which is likely to be COVID, it is presumed that it was a COVID infection, and the vaccination protocol as per the government guidelines is 3 months now, minimum of 1 month as Dr. Khilani says, but the advisory is to wait for 3 months after the COVID-19 recovery. Yes. Okay. We have a caller also with us. Ramesh is calling from Jaipur. जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल. रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? रमेश जी से शायद हमारा कांटेक्ट टूट गया इस वक्त. सादिया है, सवाल पूछना चाहती हैं. सादिया ये जानना चाहती हैं कि इन्होंने चेस्ट एक्सरे कराया, आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट कराया और सीबीसी कराया, सब नॉर्मल है, लेकिन इनको बुखार 1-2 बार आया है, 99.2 तक इनका बुखार गया है और इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लगातार बनी हुई है. SpO2 इनका 99 दिखा रहा है. ऐसे में क्या इन्हें करना चाहिए और क्या इनको कोविड हो सकता है? इनका CPR भी 0.5 इनका आया है. डॉक्टर धमीजा, आप इनके जवाब देंगे? आई थिंक जो इनको फीवर हुआ है और इन्होंने टेस्ट भी कराए हैं, CRP जैसे आप बता रहे हैं, एंटीजन और तो इनका CRP सब नॉर्मल आया है. हो सकता है कि इनका जो जैसे 70% सेंसिटिविटी है RT-PCR की, तो कुछ लोगों में कोविड नेगेटिव हो सकती है रिपोर्ट, लेकिन सिम्टम्स अगर आपके पॉजिटिव हैं तो हम उनको कोविड पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करते हैं. और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे इन्होंने कहा कि इनको तो जो इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 99 है, सो इससे ये लगता है कि इनको माइल्ड सिम्टम्स हों और ये अपना घर पे ही आइसोलेट होकर इलाज करें. और इस कंटेक्स्ट में आई वुड लाइक टू ऐड, थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ कि प्राणायाम और मेडिटेशन की बात कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे, तो ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को जिनको एक्सपोजर हुआ है कोविड-19 के पेशेंट से, या जिनको कोविड-19 माइल्डली है या एसिम्प्टोमेटिक है, अगर वो प्राणायाम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और उनको मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो घबराहट हो, ये सब चीज़ों के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है. और ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर हुआ है, हमने एक स्टडी भी किया है, 250 लोगों में हमने ये स्टडी किया है, उन हेल्थ केयर वर्कर्स को जिनको सिग्निफिकेंट एक्सपोजर हुआ है, जो लोग मरीजों की देखभाल कर रहे थे, हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उन लोगों में से 250 लोगों को हमने स्टडी में शामिल किया और उनमें से 127 लोगों को हमने प्राणायाम कराया और 123 लोगों को कंट्रोल ग्रुप में हमने नॉर्मल एक्सरसाइजेस कराए. तो हमने ये देखने को मिला कि जिन 127 लोगों को प्राणायाम हुआ, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को, एक सब्जेक्ट को, एक पेशेंट को कोविड हुआ और जो कंट्रोल ग्रुप था उनमें से 9 लोगों को हुआ. तो इससे पता लगता है कि प्राणायाम बहुत ही लाभदायक रहा उन लोगों में जिन्होंने एक्सपोजर के बाद प्राणायाम की प्रक्रिया को किया और रेगुलरली किया 4 हफ्ते के लिए. सो प्राणायाम ना केवल आपकी कोविड इन्फेक्शन के लिए अच्छा है और उसको रोकने में भी बहुत अच्छा है.
Right, he has beautifully explained the importance of pranayam and breathing exercises. We'll have to quickly wind it up here. Dr. Khilnani, just last question. After recovering, is sanitization important of the entire house? Yes, it is important, but not to the effect of paranoia. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप ये तो हमें पता है कि किसी भी फोमाइड पे वायरस 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता, तो इसलिए अगर आप ठीक से उसको हाइपोक्लोराइड से, साबुन से या किसी भी डिटर्जेंट से घर को साफ कर देते हैं और 2-3 दिन उसको यूज ना करें या किसी और अनइन्फेक्टेड, You don't need to call anyone from outside. No, you really don't need to. This is actually myth. It is a myth कि आप सैनिटाइजेशन एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनको हैवी अमाउंट पे करें. आप जरूर करें, आप करना चाहें तो, लेकिन कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी नहीं है. इस तरह से कोरोना नहीं फैलता है. मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि हमने ये सीखा है कि एयरबोर्न और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन सबसे इम्पोर्टेंट है. कोई भी वायरस कहीं भी 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता, और जो सिंपल मेजर्स हैं क्लीनिंग के, उससे वो मर जाता है. इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए. जी बिल्कुल. तो आप घर पर रह के भी कोरोना का इलाज कर सकते हैं, लेकिन सही मायने का आपको जो तमाम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका कड़ाई से पालन करना होगा. एक बार फिर हमारे एक्सपर्ट्स ने ये बात दोहराई है और बहुत ही विस्तार से समझाई है. डॉक्टर खिलानी, डॉक्टर धमीजा, डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए. Right, and hope we answered all your queries, but if we have missed out on your questions, we'll come back again at 3 o'clock and again at 7 p.m. You can ask your questions on Facebook, and also you can call us on the number also. That's all we have in Dr. Speak. But before we go, it's a reminder, before you step out of your house, it's mandatory for you, it's very important for you to wear the face mask and follow the COVID appropriate behavior and also the guidelines of the government. Namaskar. Namaskar. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking